औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बिल्कुल नए मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो अज़हद आसान लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, और इसकी अफादियत आपको कुछ अरसे में ही पता चल जाएगी। वो ये है कि सोचें लिखने की आदत, ये इतनी फ़ायदेमंद आदत है कि इसके फ़वाइद बताने के लिए मैं शायद 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर में ही आपको इसकी तशरीह और अफादियत बताई जाए। हम में से अक्सर लोगों को सोचे लिखने की आदत नहीं होती, हालांकि ये इंसान की कामयाबी और ज़हनी तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, बहुत ही अहम किरदार। ये आदत सीखना ख़ुसूसन हर शोबा ज़िंदगी के उस्तादों और कौम के लीडरों के लिए लाज़िम होता है। मैं इसे लाज़िम कह रहा हूँ। खुद को ये आदत डालें कि हर अहम चीज़ लिख लिया करें। हर अहम चीज़ या प्रोग्राम को अगर लिख लें तो फिर इंसान इसे नहीं भूलता। इसी तरह अगर कारोबारी लोगों को कोई कारोबारी ख्याल आपको उनके ज़हन में आता है तो उसे लिखा करें, क्योंकि आम तौर पर हम अपने ख्यालात को कम और दूसरों को ख्यालात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जब आप लिख लेते हैं तो बाद में आपको पता चलता है कि ये कितना कीमती और यूज़फुल ख्याल था, कितना फ़ायदेमंद था। किसी भी मौजू पर ज़हन में आने वाले ख्यालात अगर मुकम्मल लिखे जाएं तो नए मज़ीद गहरे और मज़ीद कारआमद ख्यालात की आसान राह यकीनी तौर पर बन जाया करती है। बहुत से लोगों ने तो आइडिया सोचा और फिर इसे अहमियत ना दी, इसी आइडिया को किसी दूसरे ने पकड़ा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। ख़ुसूसन अपने मुस्तकबिल के प्लान लिखना तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। आप इस तरह इसमें बड़े गहरे चले जाते हैं और ये प्लान वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाता है, आप इसकी गहराई में उतर जाते हैं। फिर अगर इंसान में थोड़ी सी मुस्बत सोच और यकीन मौजूद हो और इसका दिमाग का इस चीज़ से मुतल्लिका कॉन्फिडेंस या आप कहें जो एक शैल या दायरा होता है बड़ा हो, तो हमारा लाशऊर बड़े से मुश्किल काम को भी बासानी कामयाबी से कर लिया करता है। इस जुमले पर आपने गौर करना है। प्लान वाज़ेह हो तो इसको पाया तकमील तक पहुंचाना लाशऊर के लिए बड़ा आसान होता है। और अगर आप लिखेंगे तो मुस्तकबिल में जब आपका शऊर ज़्यादा बुलंद मकाम पर होगा तो आप माजी की लिखी हुई बातों की अफादियत को भी ठीक तरह से समझ लिया करेंगे और इनसे मुस्फीद होना भी मुमकिन होगा। ये लिखने का एक और फ़ायदा है। अच्छा, अपने आप को आदत डालें कि हफ्ते में कम से कम एक बार, यानी कम से कम एक बार आधे घंटे के लिए कागज़ पेन लेकर अकेले खामोश कमरे में बैठ जाएं। जो भी ख्याल ज़हन में आए इसे लिख लें। अपने अहम प्रोग्राम लिखें, इस पर खुद से सवाल पूछें, उसके बाद खुद बहुत जवाब आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको नए नए उम्दा और सही ख्यालात, बेहतरीन और शानदार मंसूबे ज़हन में आया करेंगे। कुछ लोग इसे रोज़ाना बड़ी कामयाबी से करते हैं। इसमें अपनी सोचें, ख्वाब, इंस्पिरेशन वगैरह लिखें। लिखने की सूरत में हमारे ख्यालात की एक चेन जंजीर सी बन जाती है, फिर इंसान इस मजीद गहरा चला जाता है। ख्यालात की ये गहराई आपको बहुत ज़्यादा एतमाद और ताकत देती है और ये एतमाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़हीन, काबिल और कामयाब बनाता चला जाता है और ये प्रोसीजर रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू रहता है आगे। अच्छा, और किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सादा सोचने से इतना गहरा जानना मुमकिन नहीं है, नहीं होता।
اور اکثر انسان کئی چیزیں بیچ میں بھول بھی جایا کرتا ہے، جو آپ نے سوچا اس میں سے آدھا بھول گئے۔ جو بھی اہم سوچیں اس وقت آئیں، 7 تاریخ لکھ کر انہیں علیحدہ رکھ لیا کریں، چاہے اس وقت عمل نہ کریں، تھوڑے عرصے بعد اسے ضرور پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بہت مفید ہو، کیونکہ مستقبل میں آپ کا اعتماد زیادہ اور ذہن کا اس چیز سے ریلیٹڈ پروگرام، آپ کا پروگرام کا دائرہ بڑا ہوگا، آپ کا کانفیڈینس اس میں بڑا ہوگا، تو آپ اس پر عمل کرنے قابل ہوں گے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار لکھنے کی عادت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، زیادہ عرصہ نہ کریں، 2-3 مہینے کر کے دیکھیں۔ میرے کوئی ڈچ دوست تھے جن میں عورتیں مرد دونوں شامل تھے، یہ سمجھے ہمارے کلب تھا روحانی لوگوں کا۔ ان میں سے کئی لوگوں نے پریکٹس کی اور اس سے بے پناہ ان کو فائد ہوئے۔ پھر یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن صرف 2-5% کو اس کا علم ہوتا ہے۔ لکھنے سے ایسے لوگوں کی ذہانت بہت بہتر ہو جایا کرتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میری اپنی عادت میں بھی شامل ہے، اور ہر ایک کے لیے یہ بے حد فائدہ مند مشق ہے۔ پھر کسی مقصد یا کام کا واضح ہونا اس میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کاغذ پر نوٹ کرنے سے یہ کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ کا لاشعور اسے رجسٹرڈ کر لیتا ہے، پھر یہ خود ہمیں مقناطیس کی طرح کھینچتے ہیں۔ مگر واضح ہونے سے پہلے لاشعور بہت سے بہانے کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمیں بھلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، کسی اور کام میں الجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کی وجہ اکثر اس معاملے میں ہمارا چھوٹا سیلف کانفیڈنس کا دائرہ یا حدود یا شیل ہوتا ہے۔ بہت سی اور ترکیبیں بھی لاشعور کے پاس ہوتی ہیں، مگر جب انسان اسے لکھ لیتا ہے اور مقصد واضح ہو جاتا ہے تو یہ سب ترکیبیں نہیں چلتی، تو پھر لاشعور اس مقصد تک پہنچانے کا خود اہتمام کر دیتا ہے، جو اس کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے۔ لکھے ہوئے پروگرام، جو اہم پروگرام ہیں، ان کو سامنے رکھا کریں جہاں دکتن فکتن نظر بھی پڑتی رہے۔ لکھتے وقت آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے اور آپ کا ذہن بہت بہتر چلتا ہے۔ کسی چیز پر خالی سوچتے وقت یہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ شروع میں یہ عادت آسان نہیں لگتی، مگر چند بار ایسا کریں تو پھر انسان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رہے آخری بات کہ کام کی باتیں علم و دانش سیکھنا عمل کے بغیر بالکل ہی فضول، بیکار اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ میں نے خود جو چیزیں لکھی، میں حیران رہ گیا کہ کچھ عرصے بعد 3-4 سال کے بعد دیکھا تو ان میں سے اتنی عجیب و غریب چیزیں پوری ہو چکی تھی۔ یہ میرے لیے بھی حیرت کا سبب تھا۔ آپ سب نے یہ پریکٹس کرنی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس سے ریلیٹڈ سوال جواب کریں، تو میں کوشش کروں گا آپ کو ان کے جوابات دینے کی۔ جی سر، یہ بتائیے کہ موضوع کے حوالے سے کہ کون کون سے موضوعات پر لکھنا چاہیے ہر ایک شخص کے لیے، کہ مثلا مذہب ہے، سائنس ہے، فکشن ہے، تاریخ ہے، یا اور بھی بہت سارے طریقے کے موضوعات ہیں۔ اچھا، عام لوگوں کے لیے سب سے بہتر ٹپ یہ ہے کہ وہ اپنی پروفیشن یا اپنی ہابی کو ہی گہرا سمجھیں، سیکھیں اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں لکھا کریں۔ ہر چیز کو آپ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں۔ جی آگے۔ اچھا، فوائد کے حوالے سے کہ تحریر کے مادی فوائد بھی ہوتے ہیں کیا؟ جی، میں نے خود دیکھا اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے، جن میں ایک ہمارے اکرام صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے پروگرام لکھا تو ان کے تقریباً میرے خیال میں کچھ 70% اگلے 3 مہینے میں پورے ہو گئے، اور یہ اتنی بری پرابلمز میں تھے اور اتنے اچانک اوپر آ گئے۔ ایک آدمی جو بالکل تنگ ہو روزی روٹی سے، اور وہ اچانک اوپر، اور ان کے بہت سے اور کام بھی ہو گئے، لیکن یہ نہیں ہے، بہت سے اور دوست بھی ہیں۔ تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ 80-90% لوگوں کے یہ کام ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ اب ایک آپ کا پسندیدہ موضوع ہے روحانی حوالے سے تحریر کے کیا فوائد ہیں؟
جی روحانی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کیا کمی ہے، آپ میں جو بھی ہو 3 کمیاں لکھ لیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ 3 چیزیں، کون سی ایسی 3 چیزیں جو مجھے روک رہی ہیں، آپ ان 3 کو لکھ لیں. اس کے بعد ان کا حل کوشش کریں، آپ کو حل بھی مل جائے گا، اور آپ کی وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں وہ کمیاں پوری بھی ہو جائیں گی. یہ ضرور آپ نے کمیاں ہر پروفیشن کے بندے نے لکھنے ہیں، اور روحانی لوگوں میں بھی اسے لکھنا ہے. انشاءاللہ بڑی آسانی سے پوری ہو جائیں گے. جی پیشہ ورانہ کامیابی میں تحریر کا کیا کردار ہے؟ پیشہ ورانہ کامیابی میں جب آپ ایک چیز لکھ لیتے ہیں تو لاشعور آپ کو اس تک بآسانی پہنچا دیتا ہے، وہ رجسٹر کر لیتا ہے کہ یہ سیریس کوئی معاملہ ہے. اچھا یہ آپ نے لکھنا ہے لیکن لوگوں کو نہیں بتانا ہے. لوگ آپ کو ہر قدم پر کنفیوز کریں گے، کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے. خاص طور پر پیشہ ورانہ بلکہ دوسری چیزوں میں بھی اپنے 1-2 گہرے دوستوں کو بتائیں، ورنہ نہیں. آپ لکھیں گے، دماغ رجسٹر کریں گے، لاشعور میں وہ بیٹھ جائے گا، اور انشاءاللہ لاشعور آپ کو وہاں پہ پہنچا دے گا. آگے اچھا، زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جن میں پیشہ ورانہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور معاشرتی مسائل بھی ہو سکتے یہ ہیں، ان میں کیا کردار ہے تحریر کا؟ جس قسم کا مسئلہ ہے آپ لکھیں، اس کے بعد اس سوال پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے. آپ کو جو ہے حل خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنے آپ کو ایک عادت دینی ہے اور پریکٹس کرنا ہے. اور اصل میں آپ کا لاشعور دنیا کے ہر مسئلے کے حل تک پہنچنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہے، یہ مثبت سوچ سے آگے یقین، کانفیڈنس، آگے فیتھ کی چھوٹی سی پریکٹس ہے کہ میں مشکل ترین چیز کو بھی حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے وہ مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں میرے کتنے مشکل مسئلے حل ہوئے تو آپ سب لوگ بھی مجھے پاگل کہیں گے. اتنے عجیب وہ سیکرٹ ہیں، بہت بڑے لیول پر ہیں. آگے چلیں. یادداشت بڑھانے میں اور لرننگ میں، سیکھنے میں کیا کردار ہے تحریر کا؟ اس میں بہت زیادہ کردار ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بھولتی ہے اور آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی یادداشت سے بوجھ ہٹ جاتا ہے. مثلا آپ لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں. اگر آپ ملنے والوں کے نام لکھ لیں جو ہی آپ کو ٹائم ملے، بلکہ شروع میں جو ہی آپ ان سے مل کے فارغ ہوتے ہیں، ایک کاغذ ڈائری ہو اس پہ آپ لکھ لیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کی یادداشت واپس آنی شروع ہو جائے گی. یادداشت سے بوجھ ہٹ جاتا ہے. جب آپ پیپر پر شفٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ بوجھ پیپر پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور آپ کی یادداشت ریلیکس ہو کر بہتر کام شروع کرتی ہے. آگے چلیں. پروفیشنسی کے حوالے سے میں کیا کردار ہوگا، یعنی کہ تکمیل کے حوالے سے، انسان کی شخصیت کی تکمیل ہے، کام کے حوالے سے تکمیل ہے؟ دیکھیں اس میں آپ نے جو بھی دیکھنا ہے اس میں آپ نے 3 ایسی چیزیں لکھیں کہ مجھے کون سی 3 چیزیں روک رہی ہیں. اگر آپ کو آمنی اپنی شغل میں روک رہی ہے، اسے کہیں کہ میری آمنی روک رہی ہے، اس کا حل کیسے ہے، میں آمنی کو کس لیول پر لے کے جاؤں. سیکنڈ ہے کہ میرا کمیونیکیشن سکل ٹھیک نہیں ہے، تو اینکر ہے وہ اردو اور انگلش کی زیادہ پریکٹس کرے. ٹھیک ہے. دیکھیں 3 کا کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ لکھیں، پھر اس کے بعد اس کا حل آپ کو خود ہی آج لکھیں گے اس کا حل کیا ہے، اور حل موجود ہوتا ہے. جی ذہنی و جذباتی مسائل کے حل میں کردار یہ بہت ہی یوزفل ہے، کیونکہ سیگمنٹ فرائیڈ نے جو نفسیات کا بابا آدم کہلاتا ہے، ماڈرن نفسیات کا، اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی سوچیں لکھنا شروع کر دیں. آپ کو ذہن میں جو بھی سوچ آتی ہے، چاہے وہ فضول ترین ہو، گالیاں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی ذہن میں آتا ہے آپ لکھتے چلے جائیں. آپ کا اس کو اس وقت مت پڑھیں، آپ لکھیں، اگلے دن پھر لکھیں. ذہن جب آپ کا خالی ہو جاتا ہے تو ذہن میں دبا ہوا جو چیزیں ہوتی ہیں باہر نکل جاتی ہیں. ان چیزوں کو آپ 15-20 دنوں کے بعد پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن سے بہت سا بوجھ ہٹ چکا ہے اور بہت سی نفسیاتی بیماریاں ختم ہو چکی ہیں. یہ اس کو سائیکو انالیسس کہا جاتا تھا، اور اس نے بڑی کامیابی سے یہ کیا. اور اگر آپ کو اس پر اعتقاد ہے، فیتھ ہے، تو یہ اب بھی بڑی کامیابی سے کام کرتا ہے.
لیکن دلچسپ بات یہ ہوئی کہ سیگمنٹ فرائڈ اس سے لوگوں کے علاج بڑی کامیابی سے کرتا رہا. اس کے اسٹوڈنٹس نے وہ کام کیا تو ان کو وہ رزلٹ نہ ملے. بعد میں تحقیق کی گئی، میرے اپنے تحقیق میں آیا کہ چونکہ ان کے شاگردوں کو اس سسٹم پر فیتھ نہیں تھا. جب فیتھ ہو تو آپ کا لفظ کہنا یہ بندہ ٹھیک ہو گیا 90% وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. فیتھ اتنی پاورفل چیز ہے. جو بھی کام آپ کرتے ہیں آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کرے گا، پھر اس کی افادیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. آگے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمومی ہیلتھ، جنرل صحت، عمومی صحت اور ذہنی صحت کو بڑھانے میں بھی اس کا کردار جی ہے. اگر آپ لکھیں صرف جی کہ میری صحت روز روز بہتر ہوتی جا رہی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ روز روز بہتر ہوتی ہے. اور لوگ لکھتے ہیں کہ میں روز روز ذہین ہوتا جا رہا ہوں. کئی لوگ بولتے ہیں، کئی لوگ لکھتے ہیں. افادیت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. اثر ذہن بہرحال ہوتا ہے اور ان کی چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہو ڈیل کارنیگی نے کہا ہے ایوری ڈے ایوری وے آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. تو یہ آپ کی جو لفظ کی طاقت ہے، سوچ کی طاقت ہے، یہ کام کرتی ہے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی. چلیں ڈسپلنڈ لائف کے حوالے سے جی کہ لائف میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اس میں بھی اس کا کردار ہے کیا؟ یہ ہے، دیکھیں ڈسپلن کے بغیر تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں. جس کو خود پہ کنٹرول نہ ہو وہ کیا ڈسپلن فالو کرے گا؟ خود پر کنٹرول یعنی ہونا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لکھ کر اپنے مسائل کو لکھے بندہ ڈسپلن پیدا کرنے میں اس کا بڑی مددگار ہوگا. آسانی سے آپ ٹھیک کر لیں گے. اچھا، ایک اور بہت اہم موضوع ہے خودی کی پہچان میں. دیکھیں خودی انسانی، اگر آپ ڈیپ جاتے ہیں تو خودی میں انسانی روح آ جاتی ہے. روح آپ کا لاشعور سے کنیکٹڈ ہے اور لاشعور عالم مثال اور کائناتی لاشعور سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ میں تھوڑی دیر میں اس کی وسعت آپ کو بیان نہیں کر سکتا. شاید مجھے پورے کچھ 8-10 گھنٹوں کا لیکچر دینا پڑے گا. یہ اتنا وسیع موضوع ہے کیونکہ لاشعور کی وسعت اتنی زیادہ ہے اور کائناتی لاشعور میں کائنات کی تمام نالج جو آج تک سوچی گئی ہے وہ سوچ موجود ہے. تو آپ اس کو کس طرح کور کریں گے؟ صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے اندر وہ موجود ہے. آپ اللہ کے خلیفہ اور نائب ہیں، قرآن نے واضح کر کے بتا دیا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، ذاتی گروتھ، ذاتی ترقی اور کریٹیوٹی کے حوالے سے کہ انسان نے کوئی چیز ایجاد کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اپنے کام سے نئی کچھ انوینشنز کرنی ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں وہ اگر آپ لکھیں کہ مجھے یہ چیز ملے گی، مجھے یہ چیز کا اشارہ یا خواب آ جائے گا، خوابوں میں بھی کئی دفعہ وہ چیز دکھا دی جاتی ہے. پھر جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ کو ایسی کتاب بھی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو اسے ماہر ہوتا ہے، وہ آپ کو اسے مزید آگے لے جاتا ہے. آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور پہلے چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں. جب 2-3 چھوٹے سٹیپ پورے ہو جاتے ہیں تو بڑے سٹیپ بھی بآسانی پورے ہوتے ہیں. جی اچھا، لکھنے سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ سوچ آنا یا تخیل آنا. ٹھیک ہے، تو کیا تخیلات کو بڑھانے میں بھی لکھنے کا یہی کردار ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. انسان کے اندر عجیب و غریب صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا آپ میں کتنی صلاحیتیں ہیں. اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک گول رکھ لیتے ہیں تو ایک گول رکھنے کی صورت میں بھی آپ کی صلاحیتیں عام لیول سے 5-6 گنا 10 گنا آگے بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح لکھنے سے آپ کی صلاحیتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. جی میں ایک آخری سوال کرنے کے بعد عمر فاروق شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں. اظہار رائے میں لکھنے کا کردار جو ہے یہ بھی بہت یوزفل ہے کیونکہ آپ کو جب آپ لکھتے ہیں تو آپ ایک سوال کو مختلف زاویے سے دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا. ہر لحاظ سے شخصیت کے ہر پہلو سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع بڑا خوبصورت ہے اور سوالوں 19 منٹ میں ماشاءاللہ کافی سارے ہمارے سوال ہو گئے. تو یعنی بنیادی سے سوال ہے کہ آپ نے سوچنے اور لکھنے کا جو فوکس آپ نے کی ہے
मतलब ये क्या एक बंदा रैंडम जो है जो सोचता है वो लिखे या पहले किसी खास मौजू पे सोचे और फिर लिखे, इसकी तरह यहाँ पे एक वजाहत मुझे बड़ी ज़रूरी लग रही है। देखिए, शुरू में तो आप ये करें कि कागज पेन लें और जो भी ख्याल ज़हन में आता है लिखना शुरू करें। जो भी आए, जो ख्याल भी आपके ज़हन में आता है कि मैं ये क्या फजूल काम कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, साथ ही आ जाएगा यही ये फ़ायदा होगा। ज़हन अच्छा, बड़ा यानी जो शैतान है। मेरे दिन में सवाल आए मैं लिखता हूँ ऐसे और फिर लिखना, उसका जवाब कागज पेन लेके शुरू हो जाएं। जब आप जाएंगे कुछ अरसे के बाद आप अपना मखसूस कोई मौजू सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर लिखेंगे। ऐसे ही लिखना शुरू करें, देखें कि आपके ज़हन कशफ ऊपर से यानी ये आमद जी शुरू, जवाब इल्का शुरू हो जाता है। अच्छा शादी ये वारिद हो जाएगा, यानी मेरे मुझे ऊपर कितनी चीजें इस तरह इल्का आई, लिखनी शुरू की, ऊपर से आनी शुरू हो गई। जी ये सेगमेंट फ्राइड का एक तरीका इलाज भी था और वो नफ्सियादान जैसे भी आप बता रहे थे, मैंने भी कुछ पढ़े, उसको कितनी कामयाबी मिली इस तरीका कार से? क्या लोगों को कुछ फायदा हुआ या मैं ये तजर्बा चंद 100 लोगों तक महदूद था? उसने अपनी जिंदगी में तो बड़ी कामयाबी से लोगों का इलाज किया, लेकिन अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी कम से कम को 80-90% कम से कम उसका सक्सेस रेट था। इसी वजह से उसको इतना बड़ा नफ्सियात दान माना गया। तो दूसरे जो लोग थे उनका चूंकि उस पर फेथ नहीं था, तो ये फेथ बड़ा ज़रूरी होता है, पुख्ता यकीन के ये तरीका काम करता है, तो ये एक किस्म के रूहानी इलाज हो जाते हैं। चलें, यानी इसके अगर मैं इसको मतलब डिवाइड करूं कि ये एक तरह की ट्रीटमेंट भी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सलाहियतों को उभारने के लिए भी है, तख्लीक के अंदर भी इसका रोल है। यानी ये गोया कि ये जो छोटा सा काम है ये बेसिकली एक आर्ट है बहुत बड़ा, और ज़हनी, रूहानी, मादी हर लिहाज से यानी फायदेमंद ये होता है। एक बहुत अच्छा एक, यानी हम इसको इस तरह से इसको नहीं ले सकते इतना आसान और हल्का जी कि जैसे, यानी ये एक बहुत बड़ी एक रेमेडी है ट्रीट करने की। अच्छा, जज्बाती जो तवाज़ुन है उसके ऊपर इसके असरात जो है ना, मतलब क्या है? देखिए, हमारे ज़हन के अंदर इतनी फजूलियात भरी होती है, इतना कचरा भरा होता है। जब आप लिखते हैं तो कचरा अगर आप निकाल लें, फजूल चीज़ें लिखते चले जाएं, तो आपका ज़हन बड़ा लाइट हो जाता है और आप बड़े खुशबाश और अच्छे मूड में आ जाते हैं। फिर आपकी बहुत सी अजीबो गरीब आपको पता चलेगा कि आप अंदर से क्या हैं, और वो जब निकलेगा तो आप देखेंगे आप एक बिल्कुल नई शख्सियत बनना शुरू हो जाएगी। जी यानी जज्बाती तवाज़ुन में गोया कि ये आपको एक नए सिरे से सोचने और समझने पर मजबूर करते हैं और बंदा पहले से काफ़ी बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर। बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, पेशा जो तरक्की है, ज़ाहिर है हमारी एक सोसाइटी के अंदर एक दौड़ है, एक रकाबत उसको कह लें, दौड़ कह लें, खा वो कोई दुकानदार है, कोई मिल ओनर है, कोई जॉब करने वाला है, कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है, वट। क्या पेशा वाराना तरक्की में ये चीज़ हमें कोई फ़ायदा दे सकती? जी, मैंने इतनी बार देखा है कि अगर एक चीज़ आप लिख लेते हैं, लेकिन बेहतर होगा पहले छोटे स्टेप्स 2-3 में काम करें, छोटी-छोटी चीज़ें लिखें। आप हैरान कुन तरीके से अगले 2-3 महीनों में वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जब वो पूरी हो जाती हैं तो आपको तरीकाकार पर यकीन बैठ जाएगा। फिर आप बड़े चीज़ें लिखेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अच्छा, जी यानी इससे क्या कोई यानी ऐसी पावर या एनर्जी जनरेट होती है जो आपको टारगेट को फुलफिल करने में मददगार होती है? यानी ये इसका मैकेनिज्म, मतलब वे ऑफ मैकेनिज्म इसका क्या है? मैकेनिज्म ये है कि आपके लाशऊर में इतनी ताकत मौजूद है कि ये दुनिया में हर काम को कामयाबी से सर अंजाम दे सकता है। यानी इंसानी ज़हन के अंदर शऊर रूह की की जो ताकत है, इसके बारे में हजरत अबू अल हसन खरकानी ने कहा कि रूह एक ऐसा मुर्ग है जिसकी पाँव तख्तल सरा में है और इसका सर जो है वो 7वें आसमान पर है। यानी गोया कि इतनी बड़ी, इतनी ये तो उन्होंने बहुत इस बड़ी चीज को बात समझ है, लिया था। इसमें तो दुनिया की हर चीज आ जाती ये है। बहुत अजीब सी और बड़ी पुरस्कार और बहुत बड़ी ताकत है। मैंने इसके बड़े अजीब इस्तेमाल देखे हैं, किए भी हैं। आगे चलें।
अच्छा, इसमें ताहिर साहब ने बड़े अच्छे ऑलरेडी बड़े कोई एक खास एरिया तो उन्होंने कवर कर लिया है। मैं इसको जरा थोड़ा सा मेडिकल की दुनिया में ले जाता हूँ। आजकल जो है वो आज से 20 या साल पहले जब भी कभी मेडिकल स्टोर पे हम जाते थे, हमारे कुछ दोस्तों के स्टोर थे, वहाँ बैठते थे, तो एक चीज़ की जो दवाएं हैं वो ना होने के बराबर थी। वो थी ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। और अब क्या है कि अब हम कहीं भी जाते हैं, अब कोई अब देख देख के यानी लोगों से बात कर कर के मुझे को 5-7 नाम तो मुझे भी याद हो गए कि दवाओं के खाने भरे हुए हैं और उसमें आपको मिलेगी अल्प्राजोलम मिलेगी, इसोटालोप्राम मिलेगी, अच्छा वो सीटालोप्राम मिलेगी, इसोटालोप्राम मिलेगी। मैं कहता हूँ जी इतने यानी 3-4 नाम तो मुझे भी याद है, यानी ये फार्मूले हैं, आगे इनकी दर्जनों कंपनी है। यानी गोया कि पिछले 20 साल में हमारे ऊपर जो सोशल तब्दीलियां हमारे पास आई, खासतौर पर जब जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद से आज तक समाज में एक तब्दीलियां आई हैं और बहुत बड़े नेट भी उस दौर में इंटरनेट आया, लिबर्टी आई, आज़ादी आई, मतलब एज वन की क्योंकि हम अमूमन हमारी प्रैक्टिस है कि हम हुक्मरानों के एज से तजिया करने के आदि। मेरी उससे कोई ऐसी कोई इस मामले में इख्तलाफ या दुश्मनी नहीं है, वैसे है इस मामले में कोई नहीं, क्योंकि मैं लिबर्टी का कायल हूँ। अच्छा, अब यानी ये इतनी तमीद का सवाल से लेना देना ये है कि क्या मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी से निकाल के ज़हनी सुकून की तरफ हमें तहरीर, यानी मैंने कहीं सुना या पढ़ा है कि आपकी तहरीर और तकरीर आपको उस तरफ ले जाती है। आप किसके बारे में क्या राय है? देखिए, मैंने जिंदगी में आपका मकसद हो और मुस्बत सोच हो, ठीक तो ना डिप्रेशन की कोई गुंजाइश है, ना ज़हनी मज़ों की कोई गुंजाइश है। अगर आप ऐसी चीजों में हैं तो ये किताब है, रूहानियत, दानिश और हकीकतें। ये आपकी किताब है। लाहौर में था तो मुझे एक प्रोफेसर मिले, जो प्रोफेसर सैयद ताहिर साहब, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर हैं। उनके दोस्त मिले और कहने लगे, शायद नाम उनका असद था, मैं नाम मिक्स कर जाता हूँ, तो कहते हैं मेरी जिंदगी सख्त डिप्रेशन, परेशानियों का शिकार थी, बहुत डिप्रेशन में गहरा था। तो फिर मुझे क्या हुआ कि एक किताब मिल गई, मैंने उस किताब को पढ़ा, तो मेरी जिंदगी में से परेशानियां, डिप्रेशन, नाउमीदी, हर चीज खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो मुझे, हालांकि वो सरकारी गालबन वो 18 ग्रेड के थे या इस लेवल के थे, बेहतरीन नौकरी थी। कहते हैं कि मेरे 4 या 5 और दोस्त ऐसे थे प्रोफेसर जो इसी मसले का शिकार थे। मैंने उनको भी ये किताब दी और सब के साथ ये हुआ कि उनकी डिप्रेशन और परेशानियां ख़त्म हो गई, इंतहाई खुशबाश और बेहतरीन ज़िंदगी उनकी शुरू हो गई। और मादी तौर पे रूहानी, असल ये रूहानियत की किताब है। जिन्होंने रूहानियत के नुक्ता नज़र से पढ़ा वो रूहानी तौर पर बहुत ऊपर चले गए। इनमें बहुत से नाम हैं, कासिम अली शाह साहब भी इसमें शामिल है, जिन्होंने इस किताब की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। फिर इसके बाद मेरे कई दोस्त हैं, और ये मकबूल जान साहब हैं, उन्होंने किया था। बेशुमार और नाम है, मैं टाइम आने पे इनके सारों के नाम और उनकी कोई शुरू करूँगा। जी आगे चलें। अच्छा, सवाल मेरा उसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत एक और जाविये से आपने कर दी है, यानी मुस्बत सोच, और अगर आपके पास कोई तयन है, कोई एक मिशन है आपका, तो आप इन चीज़ों से बचे रहते हैं। बिल्कुल, सवाल लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर बंदे में ज़ाहिर मिशन का तयन करना, मकसद ज़िंदगी का होना, मेरे ख्याल में हर बंदे में ये सलाहियत नहीं होती जी। मैं इसको देख रहा था, या मेरे सवाल का जो मतन था वो तहरीर और तकरीर के हवाले से था, सोचने, समझने और बोलने से, कि क्या उसका कोई इंसानी सेहत पे, डिप्रेशन, टेंशन पे कोई फ़ायदा ले सकता है एक आम आदमी, कॉमन मैन, घर के अंदर बैठ के? बिल्कुल, अगर आप ये बोलना शुरू कर दें कि मैं हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खुशकिस्मत होता जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसे रोज़ बरोज़ ज़्यादा खुशकिस्मत होता जा रहा हूँ, आप इस जुमले को सुबह 10 बार
रिपीट करें, शाम को 10 बार रिपीट करें, तो आप देखें कि आपकी वाकई आप खुशकिस्मत होना शुरू हो जाएंगे। हमें इस्लाम में जो अस्सलामु अलैकुम कहा गया है, इसका क्या मकसद है, इसकी गहराई पे गौर नहीं, ये करें। तो एक दुआ अगर है इस कि अल्लाह नीयत से ये दुआ की जाए तो अगले की ज़िंदगी में 10-20% तो उसी वक्त अगर कोई नेक आदमी ये कहता है तो बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। जी आगे चलें। अच्छा मतलब जो सोच और तहरीर के बाद एक चीज़ का इजाफा होना मुझे नज़र आ रहा है, लाजमी आप इसकी तायद करेंगे कि इंसान की तख्लीकी सलाहियतों में तो इजाफा लाजमी बात है जी कि जब वो सोचना शुरू करता है, जब वो लिखना शुरू करता है, उसके ज़हन खुलता है, उसमें नई नई मतलब एक चीज़ें आती हैं। और जो लोग खुद कलामी आपस में करते हैं उनमें ये मैंने सलाहियत देखी है कि ये काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो एक आइडिया लगा लेते हैं, छोटी सी एक खलाई सा, एक अनसीन या मतलब गैर मरी एक रिश्ता सा बना लेते हैं कि मुझे यूं करना है, यूं करना है। तो आप क्या समझते हैं कि इंसान की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे के लिए इसका कोई किरदार है? देखें, खुद कलामी जो है ये बहुत यूज़फुल है, और लिखने की सूरत में आप इसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लिखना भी खुद कलामी है और उसकी बड़ी प्रैक्टिकल सूरत है, और आपको इतने दिलचस्प किस्म के आइडिया आते हैं, बल्कि आपको होने वाली चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ें कुछ अरसे के बाद हो जाया करती हैं। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। आपकी मुख्फी सलाहियतें जो लाशूर में पोशीदा हैं वो सब आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। जी आगे चलें। अच्छा, जहाँ पे मुस्बत फ़ायदे हैं, शायद फितरत का कोई असूल है कि वहाँ पे कुछ नुकसानात भी साथ ज़रूर मिले होते हैं। जी और अगर मैं नुकसानात की तरफ आऊँ, यानी ये सेहत में भी आपने फ़ायदेमंद बताया, तख्लीक में भी आपने फ़ायदेमंद बताया, यानी इसकी मेरे ख्याल में हमारी ताहिर साहब की, आपकी और मेरी गुफ्तगू में पता नहीं 50 इसके फ़ायदे आ चुके हैं। अब मैं ज़रा नुकसान की तरफ चलता हूँ। अभी ताहिर साहब का सवाल था, आपका जवाब तो खुद शनासी के हवाले से, यानी खुद को पहचानना, यानी खुद शनासी है। खुद शनासी कब खुद परस्ती में बदल जाती है, ये मेरे ख्याल में इंसान को इसका ना तयन होता है और ना पता चलता है। यानी आप क्या समझते हैं कि ये हैबिट अगर एक मुस्तकिल हो जाए तो क्या इंसान खुद परस्ती और खुद फरेबी का शिकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखें, जो बाशऊर इंसान होता है वो अपने अच्छे बुरे को बड़ी अच्छी तरह पहचानता भी है, अपनी ज़िंदगी को एक बड़ा बैलेंस करके रखता है और चलाता है। और आपको हमेशा बैलेंस की ज़रूरत रहती है। ये नहीं होता कि मसलन माजी में बताया जाता था कि जो दानश्वर होते थे ये नवाबों के दरों पर बैठे रहते थे। वजह क्या थी? उनकी ज़िंदगी बैलेंस से बाहर हुआ करती थी। आज बड़ा आसान है कि आप दानश्वर भी हों और आप एक अच्छे प्रोफेशनल या कारोबारी भी हों। एक अच्छी कामयाब तो इंसान आपने ज़िंदगी में बैलेंस करके चलना है, और क्योंकि आपने एक अच्छी घरेलू ज़िंदगी भी गुजारनी है, अच्छा दोस्त भी बनना है, तो बैलेंस तो आपने करना है। और जो आदमी इन चीज़ों को सीखता है वो काफ़ी हद तक बैलेंस लाइफ गुजारता है। लेकिन जो शायर होते हैं, सॉरी टू से, इनका अमली मेरा जिंदगी सवाल से था कोई ताल्लुक नहीं होता। शायरों का अमली जिंदगी से कोई नहीं कर लेगा, ये सिर्फ शायरी का यस, ये हवा भी रहती, ठीक है। इनके लिए ये चीज खतरनाक भी हो सकती है। ये बड़े बड़े खुदा होने का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको छोड़ें तो बाकी लोग अपनी जिंदगी को बड़े बैलेंस तरीके से चला सकते हैं। आगे चलें। अच्छा, जब हम इतनी ज्यादा तहरीरात करेंगे, कई महीने, कई हफ्ते, कई दिन, कई साल, तो क्या हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होने का खतरा नहीं? देखिए, अगर आप चीजें लिखते हैं तो उन्हें छुपा के लिखें। यानी मुझे उसको हिडन रखना है, थोड़ा हिडन लोगों से शेयर नहीं करना। अच्छा, और ऐसे लफ्जों में लिखें कि दूसरे वाजे पढ़ ना सकें। अगर आप कोई उल्टी सीधी बातें लिखते हैं तो ऐसे लफ्जों में लिखें जो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। एक ज़हनी मरीज अपना आजी हाल, माजी कुछ भी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, लिखें, उसके बाद कुछ अरसे बाद से बेशक जाया कर दें, ज्यादा अरसे उसे पढ़ा ना रहने दें। यानी चंद महीने। प्राइवेसी पे इससे बचने के लिए आप एक तो- अपनी तहरीरात को अपने तक महदूद रखें। पुराने वक्तों में अभी तक डॉक्टर साहिबान जो दवाइयाँ लिखते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि आम आदमी पढ़ ही ना सके ताकि ये खुद ही दवाई ना दे दे। हालांकि 90% डॉक्टर इतने नालायक होते हैं कि इनकी दवाई का आज तक किसी कोई फायदा नहीं हो, इलावा के बंदा सो जाता है और पेन किलर होती है। वो एक, मैं बड़े लंबे तजर्बे 30 साल 40 साल तजर्बे के बाद वो बात एक कर रहा हूं। लतीफा भी है कि एक डॉक्टर के पास बंदा गया तो उसने कोई ऐसे ऊपर कोई अजीब से कोई पेंसिल से ना कोई लकीरें सी लगाई, को जैसे लिखा, तो वो भाग के जो है ना वो चला गया मतलब मेडिकल स्टोर पे। उसने जाके कहा जी ये आप हमें मुझे दवाई दे दें। उन्हें पढ़ा, उसने 3 4 5 6 बल्कि दवाइयां पकड़ा दी हुई यार। उसके ज़हन में आए भी यार मैं इतना बीमार तो नहीं हूँ, मुझे तो डॉक्टर को मेडिसिन दिखा लेनी चाहिए कि ये ना हो कि ये तो बहुत ज्यादा दवाई है। वो मेडिसिन लेकर पास किया, भी सर ये आप प्लीज मुझे चेक कर दे, ये जो आपने लिखा है ये दवाई वही है। तो उसने कहा कम वक्त तू कैसा अजीब आदमी है, और मैंने किधर दवाई लिखी है, मैं तो पेंसिल चेक कर रहा था। अच्छा, इसी से एक लतीफा है कि एक बंदा था, वो नफ्सियात दान के पास गया, वो जो आप लिखने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जाके कहता है नफ्सियात दान को, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत बड़ा वहम हो गया, बड़ा अजीब बड़ा खतरनाक वहम हो गया। क्या मैं बड़ा ही घटिया और कमीना इंसान हूं, बहुत ही घटिया और कमीना इंसान। नफ्सियात दान उसकी आधी 15-20 मिनट आधा घंटा उसकी बातें सुनता रहा, उसके बाद आगे कहता रहा मुबारक हो, ऐसी कोई बात नहीं, आप हकीकत में इतने ही घटिया आपका अंदाजा आप 100% जो है वहम में अब नहीं है, ये फिक्र बात करें। यानी अच्छा मैं मेरा पास इसका जो है ना आखिरी सवाल मैं करूंगा, क्या मतलब आप जब एक अपनी तहरीर के साथ और अपनी मखसूस हैबिट्स जब आप बना लेंगे तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और जिंदगी से कट जाएंगे, लोगों से दूर हो जाएंगे? कोई ऐसे नफ्सियाती असरात आने का कोई इम्कान या कोई चांस तो नहीं है? नंबर एक, मुझे इसी साथ एक और ऐड है कि यानी ऐसा ना हो कि वो बंदा चंद महीनों या चंद हफ्तों के बाद इस प्रैक्टिस के बाद खुदा न खास्ता वो बिल्कुल ही बेचारा पागल हो जाए, तनहा हो जाए, जिंदगी से कट जाए, लोगों से कट जाए, यानी अपनी ख्याली दुनिया में कहीं गुम ना हो जाए। जी जरा प्लीज। देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही है कि अगर हम 100 बंदे हैं ना, तो 100 बंदों को एक जिंदगी में वाहिद मकसद और दूसरा एक सोच, मुस्बत सोच, अगर ये दो आपकी जिंदगी में होगी तो आप कभी भी ना डिप्रेशन का शिकार होंगे, ना लोगों से कटेंगे, और जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल बड़े से बड़ा गोल भी आप अचीव कर लेंगे इन दो चीज़ों की मदद से, और ना आप इस किस्म की तन्हाई का शिकार होंगे। जी सूफी साहब, आज लिखने के हवाले से मौजू है हमारा, तो आपका ये जो मौजू है लिखना और इस पर अमल सोचना, एक शख्स ने लिखना शुरू कर दिया आपकी इस स्टडी को देखकर, आपकी बुक पढ़ के, तो 7 सालों में पता चला वो जो बात लिख रहा है, 7 बंदे टोटल 7 सालों में 10 बंदे थे वो, और 10 के 10 लूजर निकले और उसे फायदा हो गया और वो बंदा इस मायूसी से बाहर निकल आया। जी देखिए, बेशुमार फायदे हैं, बेहिसाब फायदे हैं इसके। आप अपनी शख्सियत को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, आपके अंदर अजीब व गरीब सलाहियतें होती हैं, आप उन सलाहियतों को गहराई तक नहीं जान सकते। जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक मुख्तलिफ शख्सियत है। आपकी रिकॉर्डिंग सुन के ना उस बंदे ने ये लिखना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस की, और कमो बेश 7 सालों में 10 बंदे टोटल थे जो उसे डिसहार्ड कर रहे थे, और 10 के 10 लूजर निकले, और उसका बहुत बड़ा वहम सर से उतर गया। बस आपने लूजर लोगों से बचना जो है। डिसहार्ड कर रहे थे वो लूजर बन गए, और ये जो लिख रहा था ये सक्सेसफुल हो गया। वो लूजर थे। लूजर आपको
अपनी जगह पे ले आता है, कभी आपको ऊपर नहीं ले जाता। आप ऊपर जाएंगे वो आपको अपने दायरे में ले आएगा। ठीक है। लूजरों से बचें, विनरों की कंपनी में रहें। जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पॉजिटिव सोच आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ाती है, आपके काम खुद बुद होते हैं, आपका कामयाबी का दायरा बड़ा और ऊंचा होना शुरू हो जाता है, आपकी कंपनी में मुस्बत लोग, विनर किस्म के लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने साथ जरूर रखना है। यानी ये बहुत एक बड़ी बात है कि 7 सालों में वो लोग जो जुड़े हुए थे दे रहे थे लिखने में 2 मिनट में पता चल गया कि वो पता क्या चल गया और उसके लाशऊर ने उसे इजी कर दिया। हम इसी तरह घिरे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के फजूल लोगों में। Well done. बड़ा आपका- कामयाब, आज का मौजू बड़ा कामयाब था। मेरी ख्वाहिश है कि कुछ वक्त भी आज हमने कम लिया है तो इकबाल की कोई अच्छी सी शायरी के साथ जो है ना इस टॉपिक को क्लोज कर दें। शुक्रिया। हाँ जी, ये है, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी, कार कुशा कार सास, इसकी उमंगें कलील, इसके मकासिद जलील, इसकी अदाएं दिल फरीब, इसका सुहन दिल नवाज, नुक्ताए परकार हक, नुक्ताए परकार हक, मर्द खुदा का यकीन, बाकी ये आलम तमाम तल्स में वहमो मजाज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।